गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा पिछले लेक्चर का था रिसेसिव डिजीज, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का जो पॉइंट म्यूटेशन के वजह से ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज होता है। तो उसके पार्ट 9 हम लोग पढ़ेंगे आज। उसके पार्ट 9 जो हम लोग पढ़ेंगे ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज के लेक्चर 10 म्यूटेशन पार्ट 9 ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज का मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। ठीक है, अब ये पार्ट 9 का जो थर्ड ऑटोजोमल डिसऑर्डर है जो सिलेबस का है नीट सिलेबस में, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। अब ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में हमने पढ़ेंगे समझेंगे, राइट। अब सवाल है कि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन म्यूटेशन में क्या होता है। अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे किसी टीचर के बात मानकर तो आप गलत होंगे। क्यों? आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे फिर एनसीईआरटी रीड करोगे, यही मेरा सजेशन है। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगा आप एनसीईआरटी के लाइन और वर्ड को समझ नहीं पाओगे। चलिए शुरू करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज, इनके पेडिग्री हमें लास्ट में करेंगे, पहले डिजीज समझेंगे। बेटा ये जो ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज में जो सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है ये एक जीन म्यूटेशन के वजह से होता है। और ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब ऑटोजोम क्रोमोजोम में होता है, मतलब क्रोमोजोम नंबर 7 में एक जीन है जिस जीन का म्यूटेशन के वजह से ये डिजीज होता है। रिसेसिव का मतलब होता है कि दोनों जीन मतलब दोनों पेरेंट्स से जो क्रोमोजोम आया होगा उनमें जो दोनों जीन होगा वो दोनों जीन से अगर म्यूटेशन होंगे तभी डिजीज अपीयर होगा। यानी बोथ द कॉपी ऑफ दैट जीन इफ म्यूटेंट देन द डिजीज विल बी अपीयर्ड इन द प्रोजेनीज, otherwise the progenies will be carrier. If one gene is mutant it is carrier, both the genes are mutant it is affected disease is affected, and if no gene is mutant then it is normal persons. Now the topic is cystic fibrosis. बेटे क्रोमोजोम नंबर 7 के पास मैंने यहाँ पर क्रोमोजोम नंबर 7 डायग्राम बनाया। मैंने यहाँ क्रोमोजोम नंबर 7 को डायग्राम बनाया, देखो बड़े करके बड़ा कर दिया। क्रोमोजोम नंबर 7 में एक जीन है जिस जीन का नाम CFTR, बोले तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन। सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन, जब ये जीन फंक्शन करता है हम लोगों के नॉर्मल बॉडी में, जब जीन फंक्शन करता है तो वो जीन एक नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जो ग्लाइकोप्रोटीन सही तरीका से हमारा बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, स्किन भी होता है, अदर एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, लंग्स होता है, लिवर होता है, उसको प्रॉपर फंक्शन करवाता है। कैसे? सपोज एक्सोक्राइन हमारा स्किन हो गया, जैसे हम लोगों के नॉर्मल स्किन होता है, स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स वगैरह भी दिखाई देता है। तो अगर वो जीन अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा, पहले फंक्शन सुनो। उस जीन का फंक्शन मतलब स्किन बिकम स्मूथ एंड नेचुरल थिन, जितना थिन होना चाहिए उतना होता है। अगर वो जीन फंक्शन करा, CFTR जीन जब फंक्शन करेगा, CFTR जीन जब फंक्शन करेगा तो वो हमारे बॉडी में एक नेचुरल नॉर्मल फंक्शनल ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ग्लाइकोप्रोटीन जो प्रोटीन बॉडी में जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं एंड स्किन होता है उसके नॉर्मल फिजियोलॉजी को नॉर्मल फंक्शन करवाएगा। यानी CFTR जीन प्रोड्यूसेस नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन, दैट ग्लाइकोप्रोटीन हेल्प्स एंड सपोर्ट प्रॉपर फंक्शनिंग एंड प्रॉपर फिजियोलॉजी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्किन एटसेट्रा। क्या क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है? लंग्स, पैंक्रियास, लिवर, स्वेट ग्लैंड एंड समथिंग अबाउट द स्किन। इन सारे ग्लैंड को प्रॉपर फंक्शन करवाता है। प्रॉपर फंक्शन करवा के हमारा बॉडी के जो फिजियोलॉजी होता है उसको मेंटेन करता है।
स्किन को नॉर्मल रखेगा, ठीक है, किसी किसी का मोटे स्किन होता है वो ठीक नहीं है, मैं बताऊंगा अभी। एंड लंग्स के अंदर में जैसे हमें सांस लेते हैं 30 सेकंड तक रोक पाते हैं तो हमारा लंग्स नॉर्मल है, हमको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है। अगर आप 30 सेकंड तक लंग्स को एयर को इनहल करके रोक पाते हैं तो आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, दैट्स इट, ये एक टेस्ट है। दूसरी बात यह है कि जब लीवर सिरोसिस भी होता है, अगर डिफेक्ट होता है तो हमारे लीवर में बहुत सारे हेपाटिक सेल्स होते हैं, ये हेपाटिक सेल से बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं। बाइल जूस अपना नॉर्मल फंक्शन करवाता है, बाइल जूस फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल सब मिलावट होके बाइल जूस के अंदर में होते हैं। बाइल सॉल्ट भी होता है जो हमारी फैट को डाइजेशन करता है। लेकिन अगर धीरे धीरे सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है किसी को, अगर ये जेनेटिक डिजीज अगर होता है तो उनके लीवर धीरे धीरे येलो हो जाएगा और लास्ट में ब्लैक हो जाएगा। वो आपके एब्नॉर्मल सेक्रेशन ऑफ बाइल प्रोडक्शन होगा, बाइल एब्नॉर्मल सेक्रेशन होगा, सही से सेक्रेशन होगा नहीं, हमारे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, जॉन्डिस होगा, तो बहुत किस्म के डिजीज होंगे, लास्ट में लिवर फेलियर हो जाएगा, इंसान मर भी सकता है। सवाल ये होता है कि जो CFTR जीन क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर में, क्रोमोसोम नंबर 7 देख लो, क्रोमोसोम नंबर 7 के अंदर में जो प्रेजेंट होता है CFTR जीन, ये जो फंक्शन करता है स्किन को हेल्दी रखता है, नॉर्मल थीन रखता है, एंड स्किन का प्रॉपर फंक्शन होता है, जो पोरोस होता है ना स्किन के अंदर में, हमारा जो एक्स ऑस्मोसिस होता है वो प्रॉपर होता है, सॉल्ट एंड वाटर का जो रेगुलर फ्लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट के हिसाब से वो भी प्रॉपर हो पाता है स्किन में पोरोस भी है। तो अगर ठीक हो जाएगा तो गड़बड़ी होगा, मैं बताऊंगा। यानी स्किन प्रॉपर फंक्शन करता है अगर CFTR फंक्शन करता है तो। सेकंड, लंग्स भी फंक्शन करता है, सांस लेने में छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है, लंग्स प्रॉपर फंक्शन करता है। लीवर भी प्रॉपर फंक्शन करता है, डाइजेशन परफेक्ट होता है, थोड़ा बाकी जो जॉन्डिस फंडिस कभी होता नहीं है, तो यानी लीवर प्रॉपर फंक्शन करता है। लीवर के बाद पैंक्रियास भी प्रॉपर फंक्शन करता है, डायबिटीज का खतरा नहीं होता है। एक्सोक्राइन सेक्रेशन जो होता है, डायबिटीज तो एंडोक्राइन के बारे में वजह से होता है, एंडोक्राइन की वजह से, बीटा सेल का डिसफंक्शन की वजह से एक्सोक्राइन जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता है वो नहीं होता है पैंक्रियास का, पैंक्रियाटिक जूसेस बनता है। एंड स्वेट ग्लैंड, हमारा स्किन में वही आ गया, स्वेट ग्लैंड भी प्रॉपर फंक्शन करता है, आपको पसीना आता है फिर पसीना सूखता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन होता है अगर CFTR जीन फंक्शन है तो अगर फंक्शन नहीं है तो डिजीज का नाम होगा सिस्टिक फाइब्रोसिस। उसमें कैसे होगा ना, जब जीन एक नॉर्मल अच्छा खासा प्रोटीन बना रहा था, जिस प्रोटीन का नाम था फंक्शनल CFTR प्रोटीन, जिसको हम कहते थे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन है, फंक्शनल CFTR सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर जीन का जो प्रोडक्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन, दैट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन अगर बनता नहीं है, अबनॉर्मल बनता है, डिफेक्टिव बनता है तो डिजीज होने वाला है। कैसे डिजीज होने वाला है बेटे, अगर देखो इधर से मैंने 7 नंबर क्रोमोसोम नंबर 7 को थोड़ा सा लिखूं, क्रोमोसोम नंबर 7 का जो जीन का नाम है CFTR जीन, अभी ये जीन म्यूटेशन हो गया है, अभी ये जीन म्यूटेशन हो गया है। म्यूटेशन होने के वजह से जो डिफेक्टिव प्रोटीन था वो डिफेक्टिव प्रोटीन बनेगा, नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा नहीं, नॉर्मल ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा नहीं। तो नहीं बनेगा तो डिजीज क्या क्या होगा, सबसे पहले आपका जो डिजीज होगा इसके अंदर में कौन सा होगा ना, स्किन बिकम्स थिक, यानी एक हाई विस्कस म्यूकस, दोबारा रिपीट करता हूं, कोड वर्ड है ये, हाई म्यूकस विस्कस प्रोड्यूसेस अंडर द स्किन, स्किन के नीचे एक विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस हो जाएगा, सो दैट स्किन बिकम्स abnormally thick. As a result of which the normal exosmosis process is not operated and the sweat gland does not function properly, so that the skin becomes abnormal and it will look abnormally appearance also,
एंड फिजियोलॉजिकली डिसफंक्शंस करेगा, स्वेट ग्लैंड का फंक्शन करेगा नहीं, अजीब सा दिखेगा स्किन्स। पहला पॉइंट। लंग्स कैसे अफेक्ट होगा, मैं डायग्राम दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। लंग्स के अंदर में ऐसे लगेगा कि काला काला हो गया, लंग्स इन्फेक्शन होगा, सांस लेने में आपको दिक्कत होगा, ऐसे लगेगा कि लंग्स में कुछ पानी भरा हुआ है तो हमें सांस लेने से दिक्कत होगा। ब्रोंकाई के पास भी पानी भरा रहेगा, थोड़ा मतलब ट्रैकिया के पास भी पानी भरा रहेगा, म्यूकस भरा रहेंगे, तो जिसके वजह से सांस लेने में और छोड़ने में दिक्कत होगा। अल्वोलाई के पास भी वाटर बबल रहेंगे या म्यूकस रहेगा जो एयर को लेने में छोड़ने में दिक्कत करेगा, ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को गड़बड़ी कर देगा। तो ये तो गया लंग्स इन्फेक्शन एंड लंग्स एयरवेज को ऑब्स्ट्रक्शन करना। लीवर में भी क्या होगा, बाइल जूस इरेगुलरली प्रोड्यूस होगा, जिसको बोलते हैं लीवर सिरोसिस, राइट। लीवर सिरोसिस, इसमें बाइल इरेगुलरली प्रोड्यूस होगा, जॉन्डिस होगा, इवन डेथ भी हो सकता है। तो और क्या बच गया, पैंक्रियास में डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पैंक्रियाटिक की जूस बनाता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज वगैरह, वो प्रॉपरली बनेगा नहीं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी होगा। तो यानी बहुत कुछ डिसऑर्डर सिस्टिक फाइब्रोसिस के वजह से होता है, एंड ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होता है। अगर हमने एक एक करके थोड़ा सा अगर चेक करेंगे, बोला था कि मैं इंटरनेट दिखाऊंगा, तो इसमें से और एक बड़ी बात मैं यहाँ बता के जाऊँ, ड्यू टू इट इज एन ऑटोसोमल म्यूटेंट डिजीज ओनली अफेक्टेड पर्सन्स के पास से दोनों एलील म्यूटेशन होगा। दोनों एलील म्यूटेशन होने के बाद अगर सिंगल जीन एलील म्यूटेशन होता है, कैरियर अगर होता है, एक जीन अगर म्यूटेशन होता है तो वो कैरियर बनेगा, उनको डिजीज नहीं होगा, लेकिन ये अपने डिजीज को अपने बच्चों को पास करवाएगा, कैरियर को डिजीज नहीं होगा, ये सिर्फ ही साइलेंट कैरियर बन के रहेंगे, अपना डिजीज को आगे पास करवाएगा। कैरियर्स आर पैसेस द डिजीज टू द नेक्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है। एंड रेजिस्टेंस टू कॉलेरा डिजीज, ग्रेट टॉपिक है ये। जो जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कैरियर होता है उनको कॉलेरा डिजीज नहीं होता है। बेटा कॉलेरा क्या है, कॉलेरा एक तरीका का डिहाइड्रेशन डिजीज है। डिहाइड्रेशन डिजीज यानी सोडियम एंड पोटेशियम का जो पंप होता है ना बॉडी के अंदर में, यानी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस कर देगा, तो बॉडी में लगातार डिहाइड्रेशन होता रहेगा नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन अगर इसके वजह से अगर कैरियर होगा तो कॉलेरा डिजीज उनको होगा नहीं, उनको ज़्यादातर डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ये क्या अच्छी बात भी है। आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस से आपको कैरियर हो, आपको डिजीज होगा नहीं, लेकिन खतरनाक है कि आपका बच्चा को होगा, आपको होगा नहीं, एंड आपको कॉलेरा डिजीज भी नहीं होगा। कॉलेरा मतलब आपको जिंदगी में डिहाइड्रेशन लंबे समय तक नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है ना, सोडियम पंप गैप को भर देता है। हाई विस्कस लिक्विड जो होता है वो गैप को भर देता है, जिसके वजह से आपके कॉलेरा के वजह से जो मैक्सिमम डिहाइड्रेशन होता है वो रुक जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे तो मैं ये जो कहानी जो है मैंने तो डिजीज बारे में बताऊंगा। अगर मैं थोड़ा तुमको ये बता दूं सिस्टिक फाइब्रोसिस एग्जैक्टली होता क्या है। अगर हम इंटरनेट को थोड़ा सा चेक करेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो सिम्टम्स वगैरह होता है, हमें डायरेक्ट इमेज में चले जाएंगे, सब मैंने बता चुका हूँ, ठीक है, बाकी आपको और कुछ मिलेगा नहीं। देखो यहाँ पर हमें अगर थोड़ा लंग्स को चेक करेंगे, इधर देखो लंग्स के पास मैंने किसी भी लंग्स को बड़ा करके देख सकते हैं। देखो हमारा नॉर्मल लंग्स का ऐसा स्ट्रक्चर है, पिंक कलर का होता है। देखो ये कैसा है, भरा हुआ है, जैसे गंदगी भरा हुआ है, यानी ये बीच बीच में हाई विस्कस लिक्विड प्रोड्यूस होके एयर पैसेज को ब्लॉक कर रहा है, राइट। दूसरी बात, अगर हमें और भी आगे जाएंगे, सारे देखो कई सारे लंग्स के पास है, किस तरीके के देखो लंग्स के अंदर में कैसे डिस्टर्बेंस हुआ है, मतलब अल्वोलाई भी है। देखो लंग्स के जो ब्रोंकाई होता है, उस ब्रोंकाई के अंदर में कैसे म्यूकस भरा हुआ है, देखो म्यूकस भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप सांस ले नहीं पाओगे प्रॉपरली, ये भी एक डिफेक्ट है। अगर हमें और भी बताएंगे, पैंक्रियास के पास भी डिफेक्ट है, इस तरीक़ा से डिफेक्ट होता है। अगर थोड़ा बहुत आप लिवर सिरोसिस के बारे में जानकर लेना जरूरी है। लिवर सिरोसिस से आप देख लो बच्चे, लिवर सिरोसिस
मैं लिवर सिरोसिस के बारे में दिखाता हूँ। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कंटेंट है। देखो, ये होता है हमारा नॉर्मल लिवर। क्या होता है? नॉर्मल लिवर। थोड़ा देखो इधर से बेटे, नॉर्मल लिवर कैसे होता है? हेल्दी लिवर, एकदम से हल्का हल्का ब्लैकिश कलर, रेडिश कलर, रेडिश मतलब ब्लड का कलर जैसे बोलते हैं, एकदम परफेक्ट लिवर है हमारा। दो पार्ट में है, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट। अगर अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन पे आया हुआ है तो आपके पास पहले फैटी लिवर होगा, येलो कलर दिखेगा, फैटी लिवर होगा। उसके बाद लिवर फिब्रोसिस होगा, देखो कैसे व्हाइट कलर हो रहा है। उसके बाद व्हाइट एंड ब्लैक कलर का लिवर हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे सिरोसिस। लिवर सिरोसिस खतरनाक होता है, इसके एंड में डेथ हो जाता है, मतलब लिवर का काम नहीं करना, तो हमारा बॉडी के सारे गंदगी जो होता है लिवर के अंदर में डिटॉक्सिफाई होता है, लेकिन ये कर नहीं पाएगा तो बॉडी पॉइजनस होकर भी मर जाता है इंसान, और भी कई किस्म के डिजीज होगा, वो डॉक्टर लोग बताएंगे। तो सवाल यही होता है कि लिवर सिरोसिस कैसे होता है। बाकी टॉपिक मैंने आपको क्लैरिटी कर दिया। ओके, सवाल और अनदर चीज होता है यहाँ इसके अंदर में, जैसे सिम्टम्स मैंने सब कुछ बता दिया। सिम्टम क्या क्या होता है? सिम्टम होता है, सारे बता चुका हूँ, कि स्किन के अंदर में स्वेट ग्लैंड का फंक्शन करेगा नहीं, थिकनेस हो जाएगा, एंड और भी बहुत सारे मैंने बताया। लंग्स का प्रॉब्लम बताया, इन्फेक्शन होता है, एयरवेज पैसेज होता है, लिवर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर कर लेता है, लिवर के बाइल जूस का डिसफंक्शन होता है, बनता नहीं है, सिरोसिस होता है, एंड पैंक्रियास डाइजेस्टिव डिसऑर्डर करता है। ये सारे चीज़ मैंने बताने के बाद अब हमें हमारे नीट के जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे हमें मैनिपुलेट करेंगे। अगर मैं ऐसे दिखाऊंगा शायद तुमको समझ नहीं आएगा, मैं इसको मिटा के दोबारा इसी चीज़ को आपको रिपीट कराता हूँ तो फिर आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, इसको मिटा के मैं दोबारा जब लिख के समझाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या होता है कंसेप्ट, इसके अंदर में कैसे बनता है। अच्छा बच्चे, चलो हमें देखते हैं। अभी मान लीजिए सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज किसको है, कैसा है। मान लीजिए पहले दोनों पेरेंट कैरियर है। अगर दोनों पेरेंट कैरियर है, बड़ा सी छोटा सी कैरियर है, ये क्रॉसिंग होता है बड़ा सी छोटा सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए सी लिया जा रहा है। इनसे जो बच्चे होंगे कैसे बच्चे होंगे? देखो ये चेकर बोर्ड बनाना सबको आना चाहिए। बड़ा सी, फिर बड़ा सी छोटा सी, फिर छोटा सी बड़ा सी, यानी मैंने बड़ा सी छोटा सी कर दूंगा, फिर छोटा सी। तो इस तरीका से कितने बच्चे बने? 4 बच्चे बने। तो इनसे जो 4 बच्चे बने, ये जो बच्चा है ये नॉर्मल है, परफेक्ट है। ये दोनों जो है वो कैरियर है, कैरियर लिख देता हूँ। इन दोनों होता है कैरियर। अब अकेला ये है जो अफेक्टेड है। अफेक्टेड किसको होता है? जो होमोजाइगस रिसेसिव होते हैं, जिसके पास दोनों जीन म्यूटेंट होता है, वो अफेक्टेड होता है। अगर क्वेश्चन आपको कैसे भी आ जाए, आपको टॉपिक का डेप्थ मालूम है, वैसे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, मतलब जो मैंने पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, दैट्स इट, ये गारंटेड है। अभी मैंने मान लीजिए जो पढ़ाया छोड़ो, अभी मैंने एक कंडीशन दिया, ठीक है, एक कंडीशन ये आ सकता है, अदरवाइज और क्या आ सकता है मैं दिखाता हूँ पहला कंडीशन को मैंने लिख भी देता हूँ, ये एक है। अच्छा बेटे, दूसरा नंबर कंडीशन पे 2 नंबर पे मैं लिखूंगा, अगर बच्चा पेरेंट एक होता है नॉर्मल, दूसरा पेरेंट जो होता है अफेक्टेड पेरेंट। जनरली अफेक्टेड पेरेंट को तो पता चल जाता है फिजिकली, एंड उसको मैरिज कोई करता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन दोनों पेरेंट कैरियर होता है, पता नहीं चलता है, बेचारा बच्चा डिजीज लेके पैदा होता है। ये जो चांसेस होता है ना बेटा, अरे बड़ी बात है, जो चांसेस होता है चारों में से एक है, तो परसेंटेज कितना हुआ? आप लोग गलत बोलोगे, मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ, 4 बच्चों में से एक बच्चे को अफेक्टेड हुआ। मैं पूछूंगा कितना परसेंट अफेक्टेड हुआ, पक्का आप गलत बोलोगे। अगर आप टीचर भी हो तभी भी आप गलत कंसेप्ट यूज करोगे, आप बोलोगे ना 25%। 25% आंसर नहीं है, कितना परसेंट है ना? ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक प्लियोट्रोपिक जीन है। ये प्लियोट्रोपिक जीन होने की वजह से इनका नॉर्मल बच्चों को छोड़ दिया जाता है, तो तीनों से काउंटिंग करना पड़ता है। तो यानी जो रेशियो होता है 2:1 होता है। दिस इज ए पोस्ट मेंडेलियन प्रिंसिपल टॉपिक के अंडर में आता है, ठीक है।
वैसे देखा जाए तो 25% हो रहा है टेक्निकली, और टॉपिक जो कहता है ये 25% नहीं है, ये तीनों में से एक है, यानी ये परसेंटेज होता है 33.3%। ओके, सवाल, अगर ये मेल इसको नहीं है अफेक्टेड, ये अफेक्टेड है, ऐसा कंडीशन रेयर होता है। इनमें जितने भी बच्चे पैदा होंगे, इनमें जितने भी बच्चे पैदा होंगे, सारे बच्चे कैरियर होंगे, सारे बच्चे कैरियर होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो बच्चे कैरियर सारे होंगे, ये सारे बच्चे दे आर द रेजिस्टेंस टू कॉलेरा डिजीज। अच्छी बात है इनके लिए, लेकिन बुरी बात है कि इनका बच्चा को अफेक्ट होने वाला है। अच्छी बात है इनके लिए, इनका लाइफ अच्छे से मजे से कट जाएगा। ठीक है, 2 नंबर कंडीशन मैंने बोला, अगर परसेंटेज पूछेंगे तो डिजीज किसी को नहीं होगा, 100% कैरियर होंगे। कर सकते हो, 100% कैरियर होंगे, आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं और थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, तीसरा कंडीशन सब देख लिया होगा। 3 नंबर कंडीशन अगर मैं ले लूँ, फादर अफेक्टेड नहीं है, मदर कैरियर है, ऐसा जनरली होता है। तो इससे क्या होगा, 4 बच्चे जो पैदा होंगे, बड़ा सी उधर से बड़ा सी, यही बड़ा सी उधर से छोटा सी, फिर सेम आएंगे, बड़ा सी फिर आ जाएगा बड़ा सी छोटा सी। अब देखो दोनों हो जाएंगे कैरियर, ये दोनों हो जाएंगे सी फॉर कैरियर, कैरियर, ये भी कैरियर, ये दोनों कैरियर हो जाएंगे, बाकी दोनों नॉर्मल होंगे। ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें चौथा कंडीशन, ये मेरा तीसरा कंडीशन है, अगर मैं चौथा कंडीशन पुट करूंगा कि ये हो जाएगा कैरियर, ये हो जाएगा अफेक्टेड, कैरियर एंड अफेक्टेड। बेटा इनसे जो बच्चे बनेंगे, अगर मैं पहला बनाऊंगा बड़ा सी, उधर से छोटा सी आएगा, फिर बड़ा सी, फिर बड़ा सी, दूसरा छोटा सी आएगा, फिर इसमें से छोटा सी, फिर छोटा सी, यानी 2 बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे, 2 बच्चे कैरियर बनेंगे। 50% अफेक्टेड एंड 50% कैरियर बनेंगे। यहाँ पर 50% अफेक्टेड एंड 50% जो है कैरियर बनेगा। बट दिस 50% जो होगा वो कैरियर बनेंगे, राइट दिस। अगर दोनों ही अफेक्टेड होंगे तो सारे अफेक्टेड होंगे, ऐसा तो क्वेश्चन बनता नहीं है। तो ट्रिकी के हिसाब से ये 4 कंडीशन जो है, ट्रिकी के हिसाब से ये 4 कंडीशन जो है आपके साथ क्वेश्चन में या तो पहले बना होगा या तो आने वाला दिनों में आएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोला नहीं उससे कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने कॉलेरा के बारे में बोला, पहले नीट में आए हुए। ये चारों कंडीशन पे टीचर क्वेश्चन बना सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन से बनाने के लिए उनके पास क्वेश्चन नहीं होगा। तो यही होता है क्लैरिटी। अगर आप यही चीज़ों को, ऐसी चीज़ों को अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पता नहीं जो भी लिखा होगा ठीक ठाक तो लिखा हुआ है, जो हमें समझ में आता है। कई जगह पे ठीक ठाक लिखा नहीं होता है, तो उसके लिए ओरीडी नहीं है। ओरीडी इस बात के लिए होना चाहिए कि आप प्रॉपर नॉलेज लेके पढ़ो, फिर एनसीईआरटी को मुट्ठी में रखो। यही होता है कंसेप्ट। बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में मैंने सारे चीज़ समझा दिया, इसका पेडिग्री के बारे में मैंने क्लैरिटी कर दिया। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। अब हमें नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है फिनाइलकीटोनुरिया। 10-15 मिनट के बाद है, तब तक के लिए बाय।